हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आफ्टर सम टाइम बच्चों मैं इस चैप्टर की आपको कुछ 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिनका बच्चों मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस बच्चों इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि बच्चों वहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। मैं बच्चों कोई एक किताब या दो किताब से क्वेश्चन छाट के नहीं दूंगा। देखिए टाइम लग रहा है अभी आपके लिए, चैप्टर समाप्त हो गया, अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कोई एक किताब या दो किताब को पकड़ूँ और वहाँ से क्वेश्चन उठा कर दे दूँ आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा लगेगा आपको दे दूंगा। लेकिन बच्चों मैं नहीं चाहता कि ऐसे मैं करूँ। मैं आपको बच्चों कम से कम 7 या 8 जगह से बच्चों क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगा इंपॉर्टेंट, कोई एक जगह से नहीं बच्चों। 3 या 4 राइटर्स की बच्चों बुक है मेरे पास, वहाँ से छाटूंगा। प्रीवियस ईयर के बच्चों प्रैक्टिस चैट्स हैं, वहाँ से देखूंगा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो, और क्वेश्चंस वही होंगे जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, बहुत बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में आए हैं और हर बार आते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको देने वाला हूँ, उनका साथ के साथ बच्चों आपका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो टाइम लग रहा है बट टेंशन नहीं, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 या 4 राइटर की बच्चों बुक्स हैं, हर्षरूप शर्मा हो गया, NCERT हो गया, मनोहर रे हो गया, अजय अग्रवाल हो गया बच्चों, और भी अदर राइटर्स की बुक्स हैं, ब्रांडेड बुक्स हैं, सभी से मैं छांट के दूंगा बच्चों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लूँगा बच्चों, प्रैक्टिस सेट्स पेपर लूँगा बच्चों, मॉडल पेपर लूँगा बच्चों, अदर गाइड्स भी हैं वहाँ से लूँगा बच्चों। मतलब यार क्वेश्चन बचेगा ही नहीं यार, एग्जामिनर भी सोचेगा बनाऊँ कहाँ से क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व करूँगा, हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन, 15 बनेंगे 15 दूंगा, 20 बनेंगे 20 दूंगा, 10 बनेंगे 10 दूंगा। ये नहीं कि फालतू का लपेट दिया मैंने आपको, फालतू में 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे किसी चैप्टर में, फिर भी मैं 20 दे रहा हूँ, नहीं, सिर्फ क्रीम दूंगा बच्चों। उस क्रीम को बस आराम से आपको खाना है बच्चों, गारंटी के साथ बच्चों पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ओके बच्चों। तो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप सॉल्यूशन कीजिएगा, ना आए मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है बच्चों। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पक्का आपको सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि सर आप प्रीवियस चैप्टर्स की सीरीज नहीं चला रहे, सीरीज चलाएंगे बच्चों। बस यही है कि देखिए टाइम लग रहा है, अगर आप कोई अच्छी चीज़ चाहते हैं तो टाइम तो लगता ही है। आप समझदार हैं बच्चों, आप ख़राब चीज़ लेंगे जल्दी मिल जाएगी, कम चलेगी, अच्छी चीज़ें लेंगे टाइम लगेगा, बट बेहतरीन दूंगा बच्चों, एकदम समझ में आया। टेंशन मत लीजिए उस बात की, आप सीरीज आपके लिए आएगी क्वेश्चन की बच्चों, और सॉल्यूशन भी उसका कराया जाएगा साथ के साथ, ओके बच्चों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप जानते हैं बच्चों क्वेश्चन चैप्टर 2 आपका समाप्त हो गया है। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर से और इससे अगले चैप्टर से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, और दोनों के दोनों चैप्टर बच्चों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर है आव्यूह और इसके बाद आएगा बच्चों सारडिक, दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो दोनों चैप्टर्स के बच्चों हर वीडियो को पूरा देखिएगा, और आज का वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर का बेसिक, पूरे के पूरे चैप्टर का बेसिक बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बात आप भी समझते हैं अच्छे खासे बच्चों कि जो बच्चा बेसिक अच्छे से समझ जाता है उसको हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन बच्चों किसी भी पॉइंट पर कोई परेशानी आती नहीं है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही सब कुछ छपा होता है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे समझ लिया तो हर क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे और उसकी हर बात को समझ पाएंगे यार कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्या है, हर पॉइंट को क्लियर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। कोई चीज़ पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ बताऊंगा। बस बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, आप देख भी रहे हैं बच्चों, तो यार आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को देखते ही तुरंत लाइक, और सबसे मेन बच्चों शेयर तो आप कर ही सकते हैं। उसमें क्या आपका खर्च होता है? कुछ नहीं, बस आपको क्लिक करके शेयर पे जाइए बच्चों, कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, जितने भी रिलेशन में आपके भाई बहन पढ़ते हैं बच्चों, आपके जो भी एजुकेशन ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे फ़ोन में ग्रुप्स बने हुए हैं, सभी ग्रुप्स पे, सभी स्टूडेंट्स पे बच्चों, सब पे शेयर कर दिया करिए प्लीज़। आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। मैं अब आपके लिए बच्चों डेली 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक शाम को 4 बजे अवकलन की चलती रहेगी, और ये सुबह 7 बजे आपकी चली रही है, ठीक है बच्चों। ये इसलिए किया कि जल्दी जल्दी आपको सिलेबस बच्चों कंप्लीट हम करा दें, ठीक है बच्चों। तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
एकदम सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, कोई टाइम पास नहीं करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए कि आपको बच्चों वीडियो शेयर करनी है। जो भी बच्चा आपके कनेक्ट में है आप वहाँ वीडियो शेयर कीजिए, बस ग्रुप में कीजिए, कहीं भी कीजिए, चैनल पे कीजिए, बट बच्चों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, आप शेयर करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, मुझे लगेगा कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है, और लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या जाता है। ओके, हमारे इतना ही तो कर सकते हो, और ख़राब लगे तो डिसलाइक कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, बट अगर ख़राब नहीं लग रही तो लाइक तो करना बनता ही है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 3 आभ्यू पर बात करने वाले हैं। हम 2 चैप्टर्स, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर को आराम से समाप्त कर चुके हैं और समस्या आपको कोई आई भी नहीं होगी। अब बात करेंगे बच्चों आभ्यू के बारे में। देखिए आभ्यू और इसके बाद जस्ट चैप्टर नंबर 4 है सरडिक, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और बहुत सिंपल टॉपिक हैं बच्चों। ठीक है, दोनों 8 से 9 नंबर के दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, और एक शॉर्ट भी आता है, तो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो बट देखिए बच्चों बेसिक कंसेप्ट में क्या है, अगर आप आज का आपने पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में कहीं भी समस्या किसी पॉइंट पे नहीं आ सकती, हर सवाल बहुत स्मूथली सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, आप आराम से करते जाएंगे। तो बस पूरे बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, वीडियो को बच्चों पूरा देखा करो, अगर पूरा नहीं देखेंगे तो दिक्कत आपको आने वाली है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, आपको समझते हैं किसी चीज़ को अगर हम रेगुलर करते हैं तो बात अलग होती है, और बीच बीच स्किप अगर देखते हैं तो बच्चों बात अलग होती है। तो अगर आप अच्छा मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, अच्छा मैथ सीखना चाहते हैं बच्चों, और एग्जाम में 95+ से ऊपर लाना चाहते हैं बच्चों मैथ के अंदर, तो बस वीडियो को पूरा देखो और प्रैक्टिस करो मैथ में। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों, मैथ के अंदर प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बच्चों अब कई दिन हो गए चैप्टर को कंप्लीट हुए, तो आप उसका रिवीजन खुद कीजिए। अब लेके बैठ जाओ एक दिन और रिवीजन करो, डेली 1 या 2 एक्सरसाइज खत्म करो जल्दी। ऐसे दूसरा चैप्टर तो रिवीजन हर 8 से 15 दिन बाद आप स्वयं कर लिया कीजिए। देखिए मैथ में जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ बच्चों आपके लिए, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ बच्चों आपके लिए मैं, फिर सुन लीजिए। जब तक आप मैथ में बच्चों रिवीजन नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बस रिवीजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, रिवीजन करिए और डेली रेगुलर वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को करिए, लगाइए। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आभ्यू मैट्रिक्स चैप्टर, जो है अपने आप में बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आभ्यू की कि यार आभ्यू होता क्या है। आभ्यू मैट्रिसेस बोल दो या मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आभ्यू होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझाऊंगा और फिर इसकी जो बारीक बारीक चीजें हैं सबसे आपका परिचय कराऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए आभ्यू क्या होता है। ऐसा गणितीय ढांचा, ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति तथा स्तंभ व्यवस्थित होते हैं, आभ्यू कहलाता है। ठीक है बच्चों, मतलब एक ऐसा ढांचा, ऐसा गणितीय ढांचा, ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर बच्चों पंक्ति तथा स्तंभ व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों, आभ्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर बच्चों पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी बच्चों कॉलम अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आभ्यू कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स अरेंज होते हैं,
उसी को हम बच्चों ऑब्व्यू कहते हैं। ओके बच्चों, अब यार ये रो और कॉलम क्या चक्कर है, यार ये ढांचा क्या चक्कर है, तो इसके बारे में समझते हैं। इस बात को आपको क्लियर हो गया ना। एक बात और बता दूं बच्चों इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे मैथ के अंदर क्या, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो आप बच्चों, नोट्स आप जरूर बनाया कीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको यार डेली नोट करिए आप। देखिए मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ बच्चों, शायद ही कोई बताएगा बच्चों, बस पढ़ाई का काम खत्म। ये नहीं, अगर आपने बच्चों नोट्स प्रिपेयर कर लिए ना, एक बार नोट्स बनाइए आप डेली। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ हेडिंग डालो, लिखो, साथ के साथ नोट भी किया करो बच्चों। सच में अगर आपने नोट्स बना लिए ना बच्चों, तो मैं सिर्फ 12th के लिए नहीं, 12th में तो फिर आ ही गए आपके नंबर, आफ्टर 12th वो आपको लिए इतने हेल्पफुल होंगे बच्चों कि आप खुद नहीं सोच सकते कितने वो हेल्प करेंगे। और एक बच्चों फॉर्मूले की कॉपी, दो चीज़ बनाइए आप, एक कॉपी अलग बनाइए जिसमें चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, फॉर्मूलेज, जो बातें मैं आपको बताता हूँ, और एक कॉपी में बच्चों क्वेश्चन सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई समस्या आ रही है, तुरंत वहाँ पे जाके देख लो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो देख लो बच्चों। तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, नोट्स प्रिपेयर कीजिए बच्चों। सच में बता रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, हिंदी ले लो, आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना बच्चों, तो मैं बता रहा हूँ वो नोट्स आपके लिए एकदम जड़ी बूटी हैं बच्चों, अमृत है वो बच्चों। क्यों? जब आप एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले देखेंगे तो वही नोट्स आपके बच्चों ढाल बन के खड़े होंगे आपके सामने, वही नोट्स आपको अच्छे से उस टाइम काम आएंगे बच्चों। अभी तो थोड़ा झंझट लगेगा क्या नोट्स बनाए, बट मैं बता रहा हूँ उस टाइम आपको इतने हेल्पफुल होंगे वो नोट्स कि शायद ही कोई चीज़ इतनी हेल्पफुल होगी। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ यार, नोट करते रहो और पढ़ते भी रहो, दोनों काम हो जाएंगे एक बार में और अच्छे से हो जाएंगे। और लिख के करेंगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस होती है, यू नो स्टूडेंट्स ऑलरेडी। ओके, तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए, ठीक है बच्चों। तो जो ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू एक ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, उसी को हम बच्चों ऑब्व्यू कहते हैं। अब बच्चों ऑब्व्यू को प्रदर्शित करते किससे करते हैं? ऑब्व्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, मतलब A-B.Z से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, आप भी को क्या करेंगे बच्चों? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, और ऑब्व्यू के अंदर बच्चों कुछ एलिमेंट होते हैं, उन्हें मैं बताऊंगा क्या होते हैं। और ऑब्व्यू के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर्स से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, हर बात जो मैं लिखा रहा हूँ बच्चों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें छोटी छोटी जरूर हैं बच्चों, लेकिन आप जानते हैं कि छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बात बना देती हैं। तो बस अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी तो आप बड़ी बात का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। और बच्चों बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन आप भूल जाएंगे, ऑफलाइन से भी बेहतर दूंगा बच्चों आपको ऑनलाइन में, ठीक है बच्चों। तो बस कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए और नोट करते रहा करिए, और ठीक है उसको फिर बाद में पढ़ा करिए, ठीक है बच्चों। अच्छे से पेपर हर चीज़ क्लियर होगी। ओके बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे ऑब्व्यू के चिन्ह की। यार ऑब्व्यू का चिन्ह क्या होता है? ऑब्व्यू का प्रतीक, ठीक है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। तो यार ऑब्व्यू का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? तो देखिए बच्चों इसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, ये बच्चों
ये बच्चों आव्यूह का सिंबल है। बस ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किनारों पर मुड़ा होता है। ये किनारों पर क्या होता है बच्चों, मुड़ा हुआ होता है। क्योंकि एक चैप्टर और है बच्चों आगे सार्डिक, उसका सिंबल कुछ ऐसा ही होता है, बट वो किनारों पे मुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बच्चों को क्या आव्यूह का सिंबल और सार्डिक का सिंबल अलग अलग है क्या, तो मतलब सेम है लगता है कभी कभी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आव्यूह में बच्चों किनारों पे मुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ये इसका बच्चों क्या होता है, सिंबल होता है। और इसको बच्चों हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए लिख दीजिए या बी लिख दीजिए या कैपिटल सी लिख दीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं बच्चों। अब बात करें बच्चों के इसका क्रम के बारे में, आव्यूह का पंक्तियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये तो उसका हो गया क्या, क्रम वो हो गया, सॉरी सिंबल हो गया। आव्यूह का क्या हो गया, ये सिंबल हो गया। अब बच्चों इस मैंने बताया था आव्यूह क्या होता है, ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ व्यवस्थित होते हैं। तो ये गणितीय ढांचा तो है, स्ट्रक्चर तो है। अब इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ कहाँ है भैया, कहाँ निहित हैं, तो आइए अब वो समझाते हैं कि इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ किस तरीके से निहित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चों एक आव्यूह ए दे रखा है आपको, ओके, एक आव्यूह है ए बराबर, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये ढांचा हो गया बच्चों, आव्यूह का ढांचा हो गया, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। अब देखो इसके अंदर पंक्ति कैसे होती हैं, स्तंभ कैसे होती हैं। तो पंक्ति मतलब जैसे मान लीजिए ये चीज, ये ऐसे करके, ये बच्चों जो पड़ी हुई रेखा है, ओके बच्चों, ये जो पड़ी हुई रेखा है, इन पड़ी हुई लाइंस को, रेखाओं को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ये सब क्या है बच्चों, पंक्ति। ये क्या है, पंक्ति। और पंक्ति को बच्चों में इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों पहली पंक्ति है, इसको हम बच्चों R1 बोल सकते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, इसे हम बच्चों R2 कह सकते हैं। ये तीसरी पंक्ति है, इसे R3 कह सकते हैं। ये चौथी पंक्ति बच्चों से हम R4 कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी जितनी पंक्ति हैं उतनी R1 R2 R3 आप बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए पंक्ति क्या होती है। इस तरीके से जो पड़ी हुई लाइन्स होंगी, पड़े हुए यहाँ पे अब लाइन की जगह पर नंबर आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट आ जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों, हम पंक्ति। ओके बच्चों, अब बात करें यार पंक्ति तो समझ में आ गई, क्या पंक्ति क्या होती है यार, स्तंभ क्या है। तो देखिए स्तंभ भी बहुत सिंपल है। स्तंभ आप समझते हैं ना बच्चों, स्तंभ यानी आपने समझा स्तंभ मतलब यार कि यार स्तंभ की तरह खड़ा है, यानी खंबा कहते हैं ना यार कभी कभी, अबे यार बैठ जा खंबे की तरह खड़ा है, तो खंबा मतलब स्तंभ। और खंबा कैसे खड़ा होता है भैया, पिलर ऐसे खड़ा होता है। तो बस जैसे पिलर खड़ा होता है ना, वैसे ही यहाँ स्तंभ होते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये पिलर कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं ना, स्तंभ ऐसे तो खड़े होते हैं बच्चों। तो बस यही है आपके स्तंभ। ओके बच्चों, तो ये क्या है, ग्रीन वाले क्या है बच्चों, आपके स्तंभ। इन्हीं को हम बच्चों स्तंभ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो कॉलम। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपके स्तंभ है, कॉलम है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए पंक्ति क्या है, जो पड़ी हुई लाइंस हैं वो पंक्ति, और जो खड़ी हुई हैं खंबे की तरह खड़े हैं यार, वही स्तंभ है। ठीक है, खंबे की तरह खड़े हैं, स्तंभ है। अब देखिए स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। अब देखिए बच्चों यार इसके अंदर एलिमेंट और होते हैं, इसके अंदर कुछ अवयव होते हैं। तो यार वो अवयव क्या हैं, उनकी बात करेंगे। तो जैसे ये पंक्ति और स्तंभ आपस में यहाँ कट कर रहे हैं, ये जो है ये पॉइंट, ये क्या होते हैं बच्चों, ये इस आव्यूह के बच्चों एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट। और ये एक्चुअली एलिमेंट ही मिलकर रो और कॉलम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये एक एलिमेंट लिखा होगा, यहाँ दूसरा एलिमेंट लिखा होगा, तीसरा एलिमेंट, यहाँ चौथा एलिमेंट, ऐसे यहाँ भी एलिमेंट लिखे होंगे, ये सब ऐसे करके एलिमेंट लिखे होंगे। तो वो एलिमेंटों की पहली रो R1 होगी, एलिमेंटों की दूसरी रो R2 होगी, एलिमेंटों की तीसरी रो R3 होगी, एलिमेंटों की चौथी रो R4 होगी। इसी प्रकार बच्चों वही एलिमेंट मिलके बच्चों कॉलम बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं। तो इस तरीके देखिए ये एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, तो ये एलिमेंट मिलके पहला स्तंभ बना रहे हैं। तो इस एलिमेंट के जो फर्स्ट कॉलम है वही क्या होगा बच्चों, हमारा पहला स्तंभ होगा। और पहले स्तंभ को बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे C1 C2 C3 C4, यानी पहला स्तंभ है बच्चों तो C1, दूसरा स्तंभ है तो C2 लिख दिया हमने,
तीसरा स्तंभ में बच्चों C3 लिख दिया, चौथा स्तंभ में C4 लिख दिया। ओके बच्चों, तो बस यानी कि जो पड़ी हुई लाइन है वो रो होंगी और पहले को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3, चौथे को R4। इसी वजह से जो खड़ी हुई लाइन्स हैं, खड़े हुए स्तंभ हैं, उन्हें कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3 और चौथा स्तंभ C4 हम कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप समझ गए। सबसे पहले आपने क्या समझा, व्हाट इज मैट्रिक्स? ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ऐसा गणितीय ढांचा जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ व्यवस्थित होते हैं, वही आव्यूह होता है। भैया देखिए वही चित्र तो है। आव्यूह क्या है? ये एक ऐसा गणितीय ढांचा जिसमें पंक्तियां और स्तंभ व्यवस्थित हैं, अरेंज हैं किसी न किसी ऑर्डर में, वही क्या है बच्चों? आपकी आव्यूह है। उसका बच्चों बताना, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी, और अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बच्चों होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके बच्चों, अब आव्यूह का प्रतीक तो आप समझ गए, ये सिंबल होता है आव्यूह का। कहीं भी इस तरीके का सिंबल लगाया इट मीन्स वहाँ आव्यूह है। ये क्या है बच्चों? वो आव्यूह है। ओके, एंड यहाँ बात करें आव्यूह का प्रतीक हो गया। अब पंक्ति और कॉलम क्या होता है? जो बच्चों पड़ी हुई लाइंस होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं बच्चों, और जो खड़े हुए स्तंभ होते हैं, खंबे की तरह जो खड़े होते हैं, उन्हें हम स्तंभ या कॉलम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पंक्ति और स्तंभ जिसको कट करेंगे वो कटान बिंदु ही क्या कहलाएंगे बच्चों? एलिमेंट होंगे। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, ठीक है बच्चों, अभी बता दूंगा आगे चल के। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों आव्यूह का क्रम। आव्यूह का बच्चों क्रम, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होता है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, ये अपने आप में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप ऑर्डर नहीं समझे तो फिर बच्चों चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ऑर्डर क्या है बच्चों, इसको समझिए। देखिए बच्चों, किसी आव्यूह में जितनी पंक्ति हैं, नंबर ऑफ रोज, और जितने स्तंभ हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, उन दोनों को आपस में गुणा करके लिख दो। बस गुणा करके आंसर जो है उस पर मत जाओ, सिर्फ गुणा करके लिख दो यार आप बस। वही क्या है? उसका क्रम है। जैसे बच्चों अगर मैं ये कहूँ कि यार इसमें इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा, तो बच्चों इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो देखो 1 2 3 4 पंक्तियां, और कितने स्तंभ में? 1 2 3 4 कॉलम है बच्चों। तो 4 ही पंक्तियां हैं, 4 ही स्तंभ में। तो इट मीन्स इसका जो क्रम हो गया बच्चों वो 4 गुणा 4 हो गया, 4 गुणा 4। यानी आव्यूह का क्रम क्या होता है बच्चों? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है बच्चों, यही क्या होता है बच्चों? क्रम होता है। आव्यूह का क्रम क्या होता है? जितनी उसके अंदर पंक्ति हैं उनकी संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई बच्चों इस वाले आव्यूह का क्रम क्या हुआ, तो बच्चों पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, ये देखो पहले आप। तो पंक्तियों की संख्या भैया इसमें 1 2 3 4, इसके अंदर 4 पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 गुणा। अब बात करें स्तंभों की संख्या कितनी है बच्चों, तो स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, 4 ही इसमें स्तंभ है भैया, तो 4 लिख दो। तो ये 4 गुणा 4, यही क्या हो गया बच्चों? इस आव्यूह का क्रम हो गया। तो समझ गए आप क्रम क्या होता है? क्रम क्या होता है? जितनी उसके अंदर पंक्तियां हैं उनकी संख्या इनटू जितने उसके अंदर कॉलम्स हैं उनकी संख्या। तो 4 × 4, यही क्या हो गया बच्चों? इसका क्रम हो गया। एक तरीके से हम क्रम को ये भी सकते हैं, पंक्तियों की संख्या क्या होती है बच्चों? पंक्तियों की संख्या मतलब R, और स्तंभों की संख्या मतलब बच्चों C। R मीन्स बच्चों रोज, C मीन्स बच्चों कॉलम, यानी R गुणा C भी हम इसको कह सकते हैं, R गुणा C। ये क्या होता है बच्चों? इस आव्यूह का क्रम होता है। मतलब R मतलब जितनी उसके अंदर रो हैं, इनटू C मतलब जितने उसके अंदर कॉलम्स हैं। तो R गुणा C को ही बच्चों हम इस आव्यूह का कॉलम कहेंगे। ठीक है बच्चों, कभी कभी किताबों में बच्चों R गुणा C, R क्या है? रो है, C कॉलम है। कभी कभी बच्चों यहाँ पर हम किताबों में, बहुत सी किताबों में R की जगह बच्चों M भी लिखा आता है और C की जगह बच्चों N भी लिखा आता है। तो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा।
वहाँ पर बच्चों यहाँ आर का मतलब रो है, वहाँ एम का मतलब भी रो ही होगा। यहाँ सी का मतलब कॉलम है, वहाँ एन का मतलब कॉलम ही होगा। ठीक बच्चों, तो या तो एम गुणा एन लिख दो, ये भी क्या है बच्चों आव्यूह का क्रम होगा, या आर गुणा सी लिख दो, ये भी आव्यूह का क्रम होगा, या कुछ और लिख दो यार, के गुणा जी लिख दो, के गुणा जी लिखेंगे तो वो भी आव्यूह का क्रम होगा। कुल मिला के जो पहला होगा वो रोज का नंबर होगा, दूसरा होगा वो कॉलम। जब भी आप कभी क्रम लिखेंगे, जब भी आप कभी किसी आव्यूह का क्रम लिखेंगे तो ध्यान रखना हमेशा पहले पंक्तियां ही लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सी गुणा आर कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा आव्यूह के क्रम में सबसे पहले बच्चों पंक्तियां लिखी जाएंगी, उसके बाद इनटू कॉलम लिखे जाएंगे। हमेशा पहले पंक्तियां आती हैं, उसके बाद कॉलम आते हैं। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों आव्यूह का क्रम। ओके बच्चों, तो इतना मैटर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, क्या इसके एलिमेंट होते हैं, और इसका क्रम क्या होता है बच्चों पंक्तियों की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें कि ये इस तरीके से 1 2 3 और 1 2 3, तो इसके अंदर इसका क्रम क्या है बच्चों, तो इसका क्रम की अगर मैं बात करूँगा, इसका क्रम 1 2 3 पंक्तियाँ हैं बच्चों, और कितने स्तंभ है इसमें 1 2 3, 3 इसके अंदर स्तंभ है। यानी ये हो गया बच्चों आर गुणा सी, आर की मतलब 3 रो, सी मतलब 3 कॉलम। ठीक है, और इसको आर को हम एम गुणा एन भी कह सकते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये था आपका इस आव्यूह का क्रम। और भी बात करेंगे आगे अब हम। ठीक है बच्चों, तो बस बहुत बहुत यार मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत क्लियर तरीके से बताऊँगा, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊँगा। बस आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो नोट करने के लिए, क्योंकि नोट्स अगर आपने बना लिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों आपके लिए कितने हेल्पफुल होंगे वो आप अभी नहीं समझ सकते, बट बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी बात को अगर माने, थोड़ा सा भी अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो बच्चों नोट्स आप ज़रूर बनाएं। ओके बच्चों, देखिए और भी हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक बच्चों ये है आव्यूह है, अगर इसके अंदर बच्चों मैं 3 रो लिख दूँ, 4 कॉलम लिख दूँ, तो क्रम क्या होगा बच्चों 3 गुणा 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा यार आव्यूह के अवयवों के बारे में, आव्यूह के एलिमेंटों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आव्यूह के अवयव। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आव्यूह का क्रम वो क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों अभी मैं बता रहा आपको, कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। ऐसे ही देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ अवयव लिख दिए, जैसे 5 6 2 3 1 9 1 6 2, आप कुछ भी लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे, इस तरीके से लिख दिया तो ये बच्चों का आव्यूह तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों इसके एलिमेंट क्या होंगे, ये बच्चों ये इस आव्यूह का एलिमेंट है, क्योंकि ये नंबर इस आव्यूह के अंदर आ रहा है। इट मीन्स ये इस आव्यूह का क्या होगा बच्चों, अवयव होगा। ये भी इसका अवयव है, ये भी इसका अवयव है, ये भी इसका अवयव है। ये सब क्या है बच्चों, इस आव्यूह के एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और ये अवयव और ये अवयव ही मिलकर रो और कॉलम का निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है, तो किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों का निर्माण बच्चों उस आव्यूह के अवयव करते हैं, एलिमेंट्स करते हैं, और इन्हीं को बच्चों हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये सब क्या है बच्चों, एलिमेंट यानी अवयव। ठीक बच्चों, ये सब क्या है, अवयव। ये सब क्या है, अवयव। ये क्या है, अवयव। तो सब के सब क्या है बच्चों, अवयव हैं। जितनी भी नंबर, चाहे वो नंबर स्मॉल लेटर्स में हो या किसी नंबर में हो या कोई भी हो, वो सब के सब क्या होंगे, इस आव्यूह के बच्चों एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे। ये बात क्लियर। तो आप ये समझ लीजिएगा आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा। अभी हम क्रम पीछे पढ़ के आए हैं, तो क्रम में मैंने क्या बताया था, जितनी इसके अंदर पंक्ति हैं और जितने इसके अंदर स्तंभ हैं उनको गुणा करके लिख दो। गुणा करके एक नंबर आंसर नहीं लेके आना, सिर्फ सिंबल गुणा का लगा के लिख देना है। और पहले आप बच्चों पंक्तियों को लिखेंगे। देखिए कितनी पंक्तियां हैं इसमें, ये देखो
इन तीनों एलिमेंटों में मिलकर ये पहली R1 बना दी, इन तीनों एलिमेंटों में ये R2 बना दी बच्चों, इन तीनों एलिमेंटों में क्या बना दी बच्चों ये R3। इसी प्रकार इन तीनों एलिमेंटों में क्या बनाया बच्चों, पहला कॉलम C1, इन्होंने दूसरा कॉलम C2, इन्होंने तीसरा कॉलम C3। तो बच्चों अगर हम बात करें इसका क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, इसका बच्चों क्रम होगा, वो क्रम होगा बच्चों यानी R गुणा C बराबर होगा बच्चों, R मतलब रोज कितनी रो है इसमें, 1 2 3, तो 3, और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसमें 3, तो इसका क्रम हो गया बच्चों 3 गुणा 3। क्या हो गया बच्चों, 3 गुणा 3 हो गया। अब मैं आपसे ये कहूँ बच्चों कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कुल अवयव, साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ कुल अवयव, कुल अवयव कितने होंगे इसके अंदर। तो बच्चों कुल अवयव के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने क्रम के लिए क्या किया, पंक्ति गुणा स्तंभ, और कभी भी आपको किसी भी आव्यूह में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने हो कि यार इस आव्यूह के अंदर कितने अवयव होंगे कुल, तो यहाँ पर आपने 3 गुणा 3 लिखा है, अवयव निकालने के लिए आप इनका गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा करके आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ गुणा की फॉर्म में लिख दिया है। और अगर आपको कुल अवयव निकालने हैं तो आप इनका गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 बच्चों 9, तो कुल 9 अवयव होंगे इसके अंदर। यानी किसी भी आव्यूह में अगर आपको कुल अवयवों की संख्या पता करनी है तो उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा करके जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल एलिमेंट होंगे उस आव्यूह के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम पता कर सकते हैं और कुल कितने एलिमेंट हैं ये भी पता कर सकते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए ए बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है और इसके अंदर एलिमेंट हैं ABCDEF, ये इस तरीके से ये एक आव्यूह है। तो अगर मैं यह बात करूं बच्चों इसके में कितनी पंक्तियां कितनी है कुल, तो देखिए बच्चों R1 और ये R2, कुल कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, तो कुल पंक्तियां 2, कुल स्तंभ बच्चों 3। तो इसका क्रम क्या हो गया, तो क्रम को बच्चों हमेशा यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी आव्यूह को आपस से क्रम पूछे और वो लिखवाने को कहे तो कहाँ लिखेंगे आप क्रम को, यहाँ पर बच्चों। तो इसका क्रम हो गया बच्चों, मैंने कहा था क्रम में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, फिर गुणा, फिर बाद में स्तंभों की संख्या। तो कुल कितनी पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ, तो 2 और गुणा, कुल स्तंभ कितने 1 2 3, तो 3। तो इसका क्रम हो गया बच्चों 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह के क्रम को लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल रोज इनटू नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स। और ये पूछा बच्चों कुल अवयव, कुल अवयव कितने हैं, तो कुल अवयव होंगे बच्चों इनका गुणा कर दो, 2 3 6 कुल अवयव हैं इसके अंदर, वरना आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम की संख्या पता कर लेंगे और कुल एलिमेंट की संख्या आप पता कर लेंगे। कभी कभी बच्चों देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आव्यूह, जैसे मान लीजिए आपको ए बराबर एक आव्यूह इस तरीके से दे रखा है AIJ। अभी बच्चा ए बराबर AIJ क्या है, देखिए बच्चों ए बराबर AIJ का मतलब क्या है, ये I का मतलब है बच्चों यहाँ पर I बराबर क्या है बच्चों, I बराबर है बच्चों पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और J क्या है बच्चों, यहाँ पे J बराबर है बच्चों स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी आपको ऐसे काफ़ी सवालों में आएगा कि A बराबर AIJ दे दिया तो I क्या होगा बच्चों यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, J क्या होगा बच्चों यहाँ पे, J क्या होगा स्तंभों की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको A बराबर दे दिया बच्चों AIJ और यहाँ लिख दिया बच्चों 5 गुणा 3, तो ये क्या मतलब है बच्चों इसका, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि I क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये क्रम होता है। क्रम मतलब बच्चों R गुणा C, तो R मतलब रो और C मतलब कॉलम, और I और J का मतलब भी क्या होता है बच्चों, I मतलब पंक्ति और J मतलब कॉलम। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे I बराबर कितना है, I बराबर मतलब 5 है बच्चों, और J बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे J बराबर बच्चों आपका 3 है। मतलब इसके अंदर, इस आव्यूह के अंदर 5 पंक्तियाँ हैं और 3 क्या है बच्चों, स्तंभ हैं। I मतलब पंक्तियों की संख्या, J मतलब कॉलमों की संख्या, या उन्हें R गुणा C भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है बच्चों,
तो मतलब अगर हम ये कहें कि भैया यहाँ पे ये एक आव्यूह है ए आई जे और इसका क्रम क्या है बच्चों 5 गुणा 3 है, तो अब ये कहे कि इस आव्यूह को बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे आप आव्यूह। आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए ये 5 गुणा 3 का बनाना है, तो मतलब क्या हो गया बच्चों इसका 5 तो इसमें पंक्तियां बनानी है और 3 इसमें स्तंभ बनाने हैं। 5 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43 A51 A52 A53। अब यार ये क्या है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। ये A11 A12 A13 क्या है? देखिए बच्चों अभी हमें दिया था कि यार एक आव्यूह बनवा रहा है हमसे, और आव्यूह कैसा बनवा रहा है कि उसमें 5 तो पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हों। तो गौर दीजिए 5 पंक्तियां हैं क्या? R1 R2 R3 R4 R5। अब कौन से यार 5 पंक्तियां हैं क्या बच्चों? 3 स्तंभ हैं इसमें। देखिए C1 C2 C3। अब कौन से यार 3 स्तंभ हैं इसमें? तो बस ये अगर हमसे कभी ये कहे कि अगर कोई एक आव्यूह ए आई जे जिसका क्रम 5 गुणा 3 है, तो उसको कैसे बनाएंगे आप? 5 का मतलब 5 उसमें पंक्तियां बनानी है आपको और 3 आपको उसमें स्तंभ बनाने हैं। ये इस तरीके से आव्यूह बन जाएगा। अब यार ये 1 1 1 2 1 3 क्या है? तो इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। कैसे बच्चे? ये 1 1 का मतलब ये है बच्चों, इस पहला ये एक्चुअली 1 1 क्या है बच्चों? ये आई जे है। एक्चुअली क्या है? आई और जे है। समझ में आ रहा है? ये 1 1 क्या है बच्चों? आई और जे। मतलब आई का मतलब बच्चों पहली रो और जे का मतलब बच्चों पहला कॉलम। भाई 1 1 है ना ये, तो 1 मतलब पहली पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ। भाई जो पहले वाला नंबर होगा वो क्या होता है बच्चों? पंक्ति को दर्शाता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है बच्चों वो स्तंभ को दर्शाता है। किसको? स्तंभ को। तो मतलब आई जे मतलब पहला जो नंबर है वो पंक्ति और दूसरा नंबर जो है वो स्तंभ। मतलब ये जो एलिमेंट है ये बच्चों अपनी पोजीशन को बता रहा है। क्या मेरी पोजीशन क्या है, मैं किस जगह पर स्थित हूँ? तो ये बता रहा है कि मैं 1 1 जगह पर स्थित हूँ। 1 1 मतलब पहली तो बच्चों पंक्ति, पहला 1 लिखा है इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति, और दूसरा वाला 1 हो गया मतलब पहला स्तंभ। यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 1 मीन्स पहले 1 का मतलब पहली पंक्ति में और दूसरे 1 का मतलब पहले स्तंभ में। 1 1 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। देखिए गौर से, भाई ये पहली पंक्ति में आ रहा है, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो ये 1 1 हो गया। ये A12 का मतलब क्या है बच्चों? A12 मतलब है कि ये पहले वाला 1 बता रहा है कि ये पहली पंक्ति में आ रहा है, और ये वाला 2 बता रहा है कि ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 2 मीन्स पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे ही 1 3 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति में आ रहा है ये और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। क्या दूसरे स्तंभ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या पहले स्तंभ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये क्या है बच्चों? 1 3 2 3 3 3 ये एलिमेंट की पोजीशन को बता रहे हैं। 1 3 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति, भाई पहली पंक्ति में था नहीं, दूसरी पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ। 2 2 मतलब दूसरी पंक्ति और 2 मतलब दूसरा स्तंभ। 2 3 मतलब पहला मतलब 2 पहला 2 क्या बता रहा है? पंक्तियों को, तो दूसरी पंक्ति और ये 3 तीसरा कॉलम। ऐसे 3 1 मतलब तीसरी पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ। 3 2 मतलब तीसरी पंक्ति और 2 मतलब दूसरा स्तंभ। 3 मतलब तीसरी पंक्ति और ये वाला 3 मतलब तीसरा स्तंभ। ऐसे ही 4 1 4 मतलब चौथी पंक्ति में देखिए, और 1 मतलब पहले स्तंभ में। 4 2 मतलब चौथी पंक्ति में और 2 मतलब बच्चों दूसरे स्तंभ में। 4 3 चौथी पंक्ति में और 3 मतलब बच्चों तीसरे कॉलम में। तो इस तरीके से ये नंबर एलिमेंट की बच्चों पोजीशन को बताते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छे से। ऐसे ही 5 2 मीन्स पांचवी पंक्ति। देखो पांचवी पंक्ति में आ रहा है 1 2 3 4 5 और 2 मतलब दूसरे स्तंभ। देखो दूसरे स्तंभ में तो आ रहा है,
तो पहली 5वीं पंक्ति दूसरे स्तंभ, 5 3 5वीं पंक्ति तीसरे स्तंभ में, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लिखे होंगे तो वो अपनी पोजीशन को बताते हैं कि मेरी पोजीशन इस समय यहाँ पर ये है। ओके बच्चों, तो आई जे का मतलब आप समझ गए होंगे। आई जे क्या होता है? आई जे एक तरीके से पंक्तियों की संख्या और जे मतलब बच्चों स्तंभों की संख्या ही होती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है आव्यूह। आपने क्या क्या समझा यहाँ पे? आव्यूह की परिभाषा, ऐसा गणितीय ढांचा जिसमें पंक्ति और स्तंभ अरेंज होते हैं, आव्यूह कहलाता है। ठीक है बच्चों, आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हमने आपको समझाया। आव्यूह के अंदर बच्चों एलिमेंट होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं हमने आपको समझाया। ठीक है, आव्यूह का क्रम क्या होता है हमने वो आपको समझाया। आर गुणा सी मतलब पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। ठीक है, हमने आव्यूह में कुल कितने एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? पंक्ति और स्तंभों को गुणा कर दो जी, आ गए एलिमेंट। ठीक है बच्चों, और आई मतलब पंक्तियों की संख्या, जे मतलब कॉलम्स की संख्या। ओके बच्चों, और आव्यूह का ऑर्डर भी आप समझ गए, पंक्ति गुणा स्तंभ। आव्यूह का क्या होता है? क्रम होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस चीज को तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब बात करेंगे बच्चों हम आव्यूह के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उन सब की परिभाषा विद एग्जाम्पल से बच्चों हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा देखिएगा। जैसे बच्चों हमारे हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आव्यूह का प्रकार, आव्यूह के प्रकार। ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, आव्यूह की मैं हर टाइप को समझाऊंगा, विद डेफिनेशन समझाऊंगा और विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अच्छे से नोट करिए हर चीज़ को साफ तरीके से। ठीक है, उसको फिर रीड कीजिए बच्चों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आव्यूह का पहला प्रकार। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह पहले टाइप का होता है बच्चों पंक्ति आव्यूह। इसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके बच्चों, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। अब यार ये पंक्ति आव्यूह क्या होता है? तो बच्चों ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है बच्चों, जहाँ से हिंट देता हूं मैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या होता है बच्चों आपका? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए एक आपको आव्यूह दे रखा है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं 2 3 5। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा आव्यूह है बच्चों? ये पंक्ति आव्यूह का उदाहरण है। कैसे? कि देखिए पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो देखिए बच्चों, सिर्फ एक ही तो पंक्ति है इसके अंदर, R1। क्या आपको सब दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति कुछ दिख रही है? कि नहीं दिख रही। तो बस सिर्फ एक ही पंक्ति है ना। कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने भी हों उससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ हम पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, एक ही पंक्ति है। कॉलम की बात करें तो कॉलम बच्चों जैसे 1 2 3 कॉलम है, लेकिन कॉलम से हमें मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हम पंक्ति आव्यूह की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पंक्तियों को देखेंगे। तो कितनी पंक्तियां? एक ही पंक्ति है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ये पंक्ति आव्यूह है। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों, मैं पीछे की चीज साथ में बताता जा रहा हूँ। और हम ये कहें यार कि इसमें इसका क्रम क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ इसका क्रम लिखो तो क्रम क्या होगा? तो क्रम मैंने आपको क्या बताया था? क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या इनटू कॉलमों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है इसमें बच्चों? एक, तो एक और गुणा कॉलम कितने हैं बच्चों इसमें? 1 2 3 तो 3।
इसका क्रम क्या हो गया बच्चों, 1 गुणा 3 हो गया। अगर मैं कहूँ कुल एलिमेंट कितने हैं तो इनका गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 आएगा, 3 एलिमेंट है और देख लो 1 2 3। तो समझ गए आप, मैं हर चीज़ समझा के चलूँगा एग्जाम्पल में, ठीक है। सबसे पहले पंक्ति आप भी क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही रो आ रही है। क्रम क्या है कि 1 रो और 3 कॉलम, तो 1 गुणा 3। एलिमेंट कितने हैं इनका गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 एलिमेंट है। समझ में आ गया। और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपने एक और ले लिया, A11 A12, बस ये लिख दो आप। तो ये भी क्या है बच्चों, पंक्ति आप भी हो बच्चों। तो देखो बच्चों एक ही पंक्ति है ना इसमें, बस ये R1। कॉलम कितने भी हो, मैं कॉलम से मतलब ही नहीं है कोई, चाहे भैया 1 कॉलम हो चाहे 10 कॉलम हो, उससे मतलब नहीं है। बस बात देखनी है पंक्ति को, क्योंकि हम पंक्ति आप भी की बात कर रहे थे, एक ही पंक्ति है ना, तो पंक्ति आप भी हो। कॉलम 1 2, वैसे कॉलम 2 है। अगर मैं एक उसका क्रम क्या होगा बच्चों, तो क्रम में देखिए क्या करेंगे आप, तो क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 1 2, तो 2, 1 गुणा 2 इसका क्रम हो गया। और बात में कुल एलिमेंट कितने हैं, तो भैया 2, 1 2 नहीं 2 एलिमेंट हो गए। मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपने इस बेसिक को पूरा देख लिया ना, तो पहली एक्सरसाइज की आपको जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ देंगे, आप खुद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका पंक्ति आव्यूह। अब बात करेंगे बच्चों दूसरा आव्यूह। ये क्या होता है बच्चों, दूसरा आव्यूह होता है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। अब ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह। भाई पंक्ति क्या था, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है बच्चों। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण की बात करें भैया, उदाहरण तो देखिए बच्चों, उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। a बराबर कोई भी आव्यूह दे रखा है, बस आपको उसमें क्या देखने हैं, कॉलम देखने हैं, एक होना चाहिए भैया, 5 3 1। ये क्या भैया, स्तंभ आव्यूह। क्यों, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही तो स्तंभ है, C1 एक स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह है। पंक्ति, अब पंक्ति कितनी भी हो, मैं पंक्ति से कोई मतलब नहीं है भाई। अब हम स्तंभ आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ स्तंभ को देखेंगे ना, कितने स्तंभ में, एक स्तंभ में। पंक्ति वैसे इसमें 3 है, बट पंक्ति से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है बच्चों। तो समझ स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। और बात करें सर क्रम क्या होगा, तो क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है 1 2 3, 3 पंक्ति और स्तंभ कितना है 1, तो 1, इसका क्रम क्या हो गया 3 गुणा 1। अवयवों की संख्या 3 एकम 3, 3 इसके अवयव हो गए। समझ में आया स्तंभ आव्यूह। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं कितने भी, ठीक है बच्चों। तो स्तंभ आव्यूह हो गया। चलिए अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम तीसरा है आपका क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, जिसको हम बच्चों हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ओके बच्चों, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नाम से ही बच्चों हम इसको जानते हैं। और एक नाम और है बच्चों, इसको हम कभी कभी क्षैतिज आव्यूह को बच्चों आयत भी बोल देते हैं। आयत आव्यूह भी बोल देते हैं। क्यों बच्चों, देखिए समझिए, क्षैतिज आव्यूह क्या है बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बच्चों क्या होती है, हमेशा कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ठीक है बच्चों। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है,
कम होती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है आपका? क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे बच्चों मान लीजिए उदाहरण लें इसका, उदाहरण देखिए बच्चों, ए बराबर सपोज हमें दे रखा है 2 3 4 5 4 3 2 1। ये देखिए बच्चों, ये बच्चों एक क्षैतिज आव्यूह यानी आयत आव्यूह का उदाहरण है। कैसे बच्चों? डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बच्चों क्या होती है? हमेशा कम होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर हैं यानी जो पंक्तियाँ वो हमेशा बच्चों क्या होंगी? कम होंगी। किससे बच्चों? कॉलम से। आर इज लेस देन टू सी, आर हमेशा कम होंगे सी से, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्षैतिज आव्यूह के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जैसे देखिए डेफिनेशन कह रही है कि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होगी। तो देख लीजिए बच्चों, 1 2 R1 R2 कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? का सब 2 पंक्तियां हैं। और बात करना कॉलम कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है, 2 पंक्तियां हैं। तो देख लीजिए पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो गई नहीं हो गई? वो कम हो गई या नहीं हो गई? हो गई सर। तो बस ये क्षैतिज आव्यूह है। और आयत आव्यूह क्या कहते हैं? जो कि इसकी जो आकृति है ना, जो शेप है वो आयत जैसी लगती है। भाई आयत की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आयत आव्यूह भी कह देते हैं। ठीक है, अगर बात करें भैया इसका क्रम क्या होगा, देखिए क्रम में क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो कितनी पंक्तियाँ हैं सर? क्या 2 पंक्तियाँ हैं। कितने कॉलम है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो 2 गुणा 4 क्या हो गया? इसका क्रम हो गया। एलिमेंट पूछा कितने एलिमेंट कैसे बताओगे? 4 दूनी 8, ये 8 एलिमेंट है। ठीक है, चलिए तो क्षैतिज आव्यूह आप समझ गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नेक्स्ट आव्यूह क्या है बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इंग्लिश में बच्चों से वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से भी बच्चों हम जानते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों? वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ओके बच्चों, अभी ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? तो बच्चों अभी मैंने आपको क्षैतिज आव्यूह बताया, इसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या था बच्चों? पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या थी? हमेशा कम थी। यहाँ उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों से हमेशा ज़्यादा होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होगी। बात तो एक ही है भाई, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा होगी या स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होगी। बात तो एक ही हो गई। ठीक है बच्चों, यानी हम इसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो आर है वो हमेशा ज़्यादा होंगी बच्चों किससे? सी से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ठीक है बच्चों, तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। यानी आर बड़ा होगा सी से, इट मीन्स आर नंबर ऑफ आर क्या होंगे? सी से ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण, तो जैसे बच्चों मान लीजिए कोई एक आव्यूह दे रखा है हमें, बस आपको क्या करना है? इसमें स्तंभों की संख्या कम करनी है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा करनी है। जैसे बच्चों 2 4, ठीक है बच्चों 5 6 9 4। यहाँ देखिए बच्चों ये एक आव्यूह है। देखिए बच्चों से बात करें पंक्तियाँ कितनी है कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। कॉलम कितने हैं कि पहला कॉलम कि दूसरा कॉलम। तो देखिए बच्चों अपने आप देख लीजिए, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, कॉलमों की संख्या कम है। तो ये डेफिनेशन कहती है बच्चों जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। तो पंक्तियाँ 3 हैं, स्तंभ 2 हैं, तो ज़्यादा हो गई नहीं हो गई? हो गए बच्चों। तो यहाँ पर 3 आर हैं जो कि बच्चों बड़ी होंगी 2 कॉलम से। ओके बच्चों,
अगर बात करें उसका क्रम क्या होगा बच्चों, तो देखिए क्रम में क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलमों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है भैया 3, कॉलम कितने हैं 2, तो 3 गुणा 2 इसका क्या हो गया, क्रम हो गया, ऑर्डर हो गया। और बात करें कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट होंगे। समझ में आया नहीं आया? बस इस तरीके से आपका ये बच्चों ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी कंप्लीट हो गया। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आपका 5वां आएगा आपका वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। ठीक है बच्चों, इसको हम बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से भी बच्चों जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो बच्चों ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो बच्चों, हमेशा समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के हमेशा समान हो या बराबर हो, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, ना कम ना ज्यादा। यहाँ पर क्या था बच्चों, पहले इसमें क्षैतिज आव्यूह में क्या था बच्चों, क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम थी, स्तंभों की ज्यादा थी। मतलब यहाँ पर क्या था, आर कम था सी से, और ऊर्ध्वाधर आव्यूह में बच्चों आर ज्यादा था सी से, मतलब पंक्तियों की संख्या ज्यादा थी कॉलम से। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आर बराबर होगा बच्चों सी के, यानी रो और कॉलम आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे ए बराबर आपको दे रखा है, तो 2 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए एलिमेंट पे यार। अब देखिए बच्चों कितनी रो हैं कि सर R1 R2, कितने कॉलम हैं कि सर C1 C2, तो 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम हैं, तो ये कैसा आव्यूह हो गया बच्चों, वर्ग आव्यूह हो गया। और देखिए रो और कॉलम बराबर होंगे तो उस आव्यूह की जो शेप होगी ना वो वर्ग जैसी तो दिखेगी, तो इसलिए वर्ग आव्यूह है। ठीक है बच्चों, रो और कॉलम की संख्या आपको देखनी है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इट मीन्स ये वर्ग आव्यूह है। अगर बात करें क्रम क्या होगा, तो 2 रो हैं तो 2, और गुणा 2 ही कॉलम है तो 2 गुणा 2 इसका क्रम हो गया। अगर बात करें कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो भैया 2 दूनी 4, 4 एलिमेंट होंगे। समझ में आ गए। 3 बाई 3 का भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आप बी बराबर आप भी दे चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दो यार। बस 3 रो है, देखो 1 2 3 3 रो, 1 2 3 3 ही कॉलम है, इसका क्रम क्या हो गया, 3 गुणा 3 हो गया। एलिमेंट कितने हो गए, 3 3 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो 3 ही रो 3 ही कॉलम, इट मीन्स वर्ग आव्यूह है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह को लिए ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया बच्चों, 5वां वर्ग आव्यूह हो गया। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों, अब इन्हें हटा देते हैं। ओके, हर चीज बिल्कुल बच्चों नोट्स के लिए लिखाऊंगा हर तरीके से। बच्चों बेसिक को बच्चों आप पूरा देखिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। पूरा चैप्टर अगर आपको समझना है तो बच्चों बेसिक को पूरा देखिएगा। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों बात करेंगे बच्चों 6 नंबर आव्यूह का। बच्चों ये होता है बच्चों इकाई आव्यूह, इकाई या इसको बच्चों हम तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह यानी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी बच्चों हम इसको जानते हैं। अब ये भैया इकाई आव्यूह क्या होता है, तो देखिए इकाई मीन्स होता है बच्चों 1, हमेशा ध्यान रखना है, इकाई का मतलब 1। अब देखिए बच्चों इकाई आव्यूह की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण
या कह सकते हैं अग्रिम विकर्ण। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण या अग्रिम विकर्ण, अग्रिम मतलब बच्चों अगला, ठीक है, विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। तो बच्चों कौन सा आव्यूह कहलाएगा? वो इकाई आव्यूह कहलाएगा। मतलब बच्चों ऐसा, बस ध्यान के रखना, ऐसा वर्ग आव्यूह, ये बात आप बहुत जरूरी है बच्चों। वर्ग इकाई अगर आव्यूह होगा तो पहले बच्चों सबसे पहले उसका वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। मतलब पंक्ति और कॉलम की संख्या उसमें बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम इकाई आव्यूह के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण मतलब पहला वाला विकर्ण, अग्रिम विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो बच्चों? वन हो। तो वो, और बाकी शेष अवयव क्या है बच्चों? शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए बच्चों? शून्य होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम बोलेंगे बच्चों इकाई आव्यूह। ओके बच्चों, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। और वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या उसमें बराबर हो। उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों सपोज ए बराबर आपको दे रखा है, पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए क्या ये वर्ग आव्यूह है कि 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं, 1 2 3 तीन ही स्तंभ है। तो अब कौन सी वर्ग आव्यूह है? इसका क्रम क्या है भैया? 3 गुणा 3, 3 ही रो 3 ही कॉलम। तो पहली शर्त तो कंप्लीट की, वर्ग आव्यूह है। अब आगे की शर्त क्या थी बच्चों कि मुख्य विकर्ण। अब बच्चों मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो देखिए बच्चों ये बच्चों होता है आपका मुख्य विकर्ण, ये वाला, जिसको हम इंग्लिश में लीडिंग डायगोनल्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये होता है बच्चों मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण या अग्रिम विकर्ण, ये पहला अग्रिम विकर्ण, और ये होता है बच्चों दूसरा वाला विकर्ण, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण इसे बोलते हैं हमेशा। तो बच्चों ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो बच्चों? वन हो। तो देखो मुख्य विकर्ण में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और शेष जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होने चाहिए। देखो बाकी सब, ऊपर भी देखो ये बाकी शेष एलिमेंट है, नीचे देखो शेष एलिमेंट है, दोनों क्या है? सब जीरो हैं। तो डेफिनेशन में जो भी बात लिखाई है वो हर बात इसके अंदर अप्लाई हो रही है। सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन होना चाहिए, वन है। शेष सभी अवयव जीरो होने चाहिए, शेष एलिमेंट सब जीरो हैं। भाई मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़ के बाकी के ऊपर को नीचे के सभी एलिमेंट क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। तो बस इकाई आव्यूह है, ठीक है बच्चों। शर्त यह है कि वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन होनी चाहिए और बाकी से सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो वो क्या होगा बच्चों? आपका इकाई आव्यूह होगा, यानी तत्समक आव्यूह होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको बच्चों हम इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। जैसे ए लिखा है, आप ए को हटा के आई भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई मतलब इकाई आव्यूह। ओके बच्चों, चलिए अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। अब यार ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का
प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। सबसे पहली बात, वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। अगर हम कोई आव्यूह अदिश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करेंगे वो वर्ग है या नहीं है। अगर वर्ग ही नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे नहीं, साफ साफ कह देंगे भैया ये अदिश तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्ग ही नहीं है। हाँ, अगर वो वर्ग है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए और फिर उसके जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण का जो प्रत्येक अवयव है ना वो समान होना चाहिए। समान मतलब एक जैसे ही नंबर लिखे हो वहाँ पे, मुख्य विकर्ण में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सेम हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो भैया। इकाई आव्यूह में क्या था? इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए और 1 की जगह अगर 2 भी आ गया ना, 2 2 2 तो गलत हो जाएगा, इकाई आव्यूह नहीं होगा। बट बच्चों अदिश आव्यूह में क्या है? बस मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए, चाहे वहाँ 1 1 1 आ जाए या 2 2 2 आ जाए या 3 3 3 आ जाए या 4 4 4 आ जाए या 5 5 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए। बट तीनों के तीनों एलिमेंट अगर 3/3 का है तो सेम होनी चाहिए, 4/4 का तो 4 मुख्य विकर्ण के अवयव सेम होने चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, बट सेम हो और बाकी से सभी अवयव शून्य होने चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए a बराबर एक आव्यूह है। सबसे पहली शर्त वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी पंक्ति और कॉलम क्या होंगे? बराबर। जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ देखिए बच्चों, शर्त क्या है बच्चों? वर्ग आव्यूह होना चाहिए तो 3 ही इसमें रो हैं, 3 ही इसमें कॉलम है। इसका क्रम क्या है? 3 × 3, तो ये वर्ग आव्यूह है। अब मुख्य विकर्ण का एलिमेंट देखो भैया, मुख्य विकर्ण हो गया ये। क्या मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट सेम है? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, तो समान है तो भैया 5 5 5। अब इसी जगह तुम 3 3 3 कर दो, 10 10 10 कर दो, 20 20 20 कर दो, 11 11 कर दो, कुछ भी कर दो, बट ये सेम होने चाहिए तीनों जगह। ऐसा ना या 2 लिख दिया या 3 लिख दिया या 6 लिख दिया तो फिर वो भैया आपका क्या नहीं होगा बच्चों? अदिश आव्यूह नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बट इकाई आव्यूह देखिए, ये 6वां 7वां और एक और आव्यूह भी मैं लिखाऊंगा बच्चों। ये तीनों आव्यूह बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं क्योंकि हल्का हल्का माइनर चेंज है इनमें। क्या इसमें क्या था? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 हो और वर्ग हो। इसमें क्या है? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए, 1 नहीं, 1 हो तब भी चलेगा वैसे, और भी कुछ आ जाए 1 की जगह बट सेम आए तब भी चलेगा, और वर्ग आव्यूह होना चाहिए और शेष सभी 0 होना चाहिए। यानी बहुत सारी शर्तें मैच हो रही हैं, बस एक एक शर्त अलग है। वहाँ पे इकाई आव्यूह में क्या था? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 था। इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए, यानी हम इकाई आव्यूह को भी वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कह सकते हैं, इकाई आव्यूह को भी अदिश आव्यूह कह सकते हैं, क्योंकि इकाई आव्यूह का मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम था ना, तो सेम की शर्त तो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 1 को छोड़ के कुछ और भी नंबर आ सकते हैं बट सेम आनी चाहिए। आप चाहे तो सर यहाँ पे आप कहें तो मैं लिख देता हूँ भैया कि यहाँ पे आप लिख दिया बी, तो बी ये भी इकाई वो है आपका अदिश आव्यूह है, क्योंकि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? सेम है, चाहे कुछ भी हो, और शेष सभी 0 हो और वर्ग आव्यूह हो, तो समझ गए आप क्या होगा आपका? अदिश आव्यूह। ठीक है बच्चों, यानी बस मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए, समान, चाहे वो कुछ भी हो, और शेष सभी अवयव 0 हो और वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला है आपका 8वां, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से भी बच्चों जानते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, 8 से 9 नंबर का आएगा बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता आएगा तो। ठीक है बच्चों, बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और नोट्स बना लीजिए। विकर्ण आव्यूह बच्चों, विकर्ण आव्यूह क्या होता है बच्चों? इसकी परिभाषा क्या है देखिए बच्चों, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को
छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वर्गाभ्यू कहलाता है। ठीक है, इसकी शर्त क्या है? ऐसा वर्गाभ्यू होना आवश्यक है जिसके मुख्य विकर्ण के जो सभी मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है ना, मुख्य विकर्ण को छोड़कर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो। तो वो क्या होगा बच्चों? आपका वर्गाभ्यू होगा। तो समझ गए ना, तीनों की डेफिनेशन में बहुत सब कुछ पूरा सेम है, बस एक एक बात चेंज है। यहाँ पर क्या था बच्चों? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या था? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, चाहे वो 1 1 1 हो या 3 3 3 हो, कुछ भी हो, बट सेम हो। और यहाँ पर क्या है? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 ना हो, बाकी सभी 0 हों। बस मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 ना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो तीनों सेम हो या अलग अलग हो या कुछ भी हो। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें बच्चों, उदाहरण जैसे मान लीजिए a बराबर एक आप दे रखा है 5 0 0 0 8 0 0 0 11। ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? जो इसका मुख्य विकर्ण है, ये इसका कोई भी एलिमेंट इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट हैं वो 0 हों, और ये तीनों यहाँ पर देखो सेम हो तब भी ये विकर्णाभ्यय होगा, अलग अलग हो तब भी विकर्णाभ्यय होगा, या 1 1 हो तब भी विकर्णाभ्यय होगा। क्योंकि शर्त क्या है? सिर्फ ये 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब 0 हो चलेगा, बाकी सब 0 हो चलेगा, बस ये 0 ना हो, और 0 को छोड़ के ये कुछ भी हो, तो ये क्या होगा बच्चों? विकर्णाभ्यय होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों इकाई आभ्यय का एग्जाम्पल, विकर्णाभ्यय होगा कि होगा भैया? इकाई आभ्यय को विकर्णाभ्यय कह सकते हैं, क्योंकि इकाई आभ्यय का मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 थोड़ी था। जो आपका इकाई आभ्यय था, इसका मुख्य विकर्ण था, उसका कोई एलिमेंट 0 थोड़ी था, नहीं था, और बाकी से सब 0 थे, तो भैया वर्गाभ्यय की शर्त पूरी हो रही है, इसकी विकर्णाभ्यय की शर्त पूरी हो रही है। अदेश आभ्यय की बात करें तो इसमें क्या था? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान था, चाहे कुछ भी हो, और बाकी से 0 हो। तो यहाँ भी क्या है? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होगा तब भी चलेगा, अलग अलग होगा तब भी चलेगा, और से सभी 0 हैं और वर्गाभ्यय हुए, तो ये बात सही है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में आपको जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो पहचानना है। इकाई आभ्यय मतलब इकाई मतलब 1, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो। अदिश आभ्यय मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। ठीक है, और विकर्ण आभ्यय मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव को छोड़कर बाकी सब 0 हों। ठीक है, और तीनों में वर्गाभ्यय होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तीनों का वर्गाभ्यय होना आवश्यक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपने तीनों सिमिलर मैट्रिक्स को समझा। ठीक है बच्चों, अभी एक आभ्यय और है बच्चों आपका उपाभ्यय। आभ्यय सब मैट्रिक्स। अभी उपाभ्यय क्या है? तो उपाभ्यय देखिए बच्चों, जैसे आपको कोई आभ्यय दे रखा है, सपोज उसका क्रम 4 गुणा 5 है, तो उस आप जो भी आपको आभ्यय दिया है, जितना भी उसका क्रम है, उसमें से कुछ पंक्ति आप निकाल दो बाहर, उसमें से कुछ कॉलम निकाल दो बाहर। भाई मान लीजिए 5/6 का है, 5/6 का आपको एक आभ्यय दे रखा है, उसमें से आपने कुछ पंक्तियां बाहर निकाल दी, कुछ कॉलम बाहर निकाल दिए। तो कुछ पंक्तियों कुछ कॉलम बाहर निकालने के बाद उसके अंदर कुछ आभ्यय, कुछ पंक्तियों कुछ कॉलम तो बचेंगे ना भाई, कुछ निकाल दिए, कुछ रह गए। तो जो कुछ आभ्यय और कुछ पंक्ति उसके अंदर रह गए, उनसे मिलके जो आभ्यय बनेगा उसे मूल आभ्यय को क्या कहेंगे बच्चों? उपाभ्यय कहेंगे। जैसे बच्चों किसी आभ्यय से कुछ पंक्ति या स्तंभ निकाल देने के बाद बची पंक्तियों और स्तंभों की संख्या से बने आभ्यय को उपाभ्यय कहते हैं। उपाभ्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज मुझे एक आभ्यय दे रखा है ए,
इसमें बच्चों 2 3 5 6 7 9 2 1 0 ये का भी हुआ। अब ये उप आप भी हुआ, वर्ग आप भी हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें से R1 को हटा दिया और C1 को हटा दिया, इनको हटा दिया यार मैंने, निकाल दिया बाहर। तो अब एक नया अपव्यू बना, मान लीजिए नया अपव्यू क्या बना भाई, ये पहली पंक्ति मैंने निकाल दी, पहला कॉलम निकाल दिया, तो बचे कौन से, ये एलिमेंट। तो इनसे मिलकर कोई अपव्यू बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा कि 7 9 1 0। तो इनसे मिलकर भी तो एक नया अपव्यू बना। इस नए अपव्यू को क्या बोलेंगे बच्चों, उप अपव्यू। अब चाहे आप इसमें से 2 रो या 2 कॉलम भी निकाल सकते थे, ठीक है बच्चों। तो कोई भी अपव्यू हुआ उसमें से कुछ भी निकाल दो, कुछ रो कुछ कॉलम निकाल दो। उसको निकाल देने के बाद जो पंक्ति और कॉलम बचे उनसे जो अपव्यू बनेगा वो क्या होगा, आपका उप अपव्यू होगा। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट अपव्यू आपका शून्य अपव्यू। कौन सा अपव्यू बच्चों, शून्य अपव्यू। शून्य अपव्यू। अब ये शून्य अपव्यू क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसा अपव्यू जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो, जीरो अपव्यू कहलाएगा। सही है, बहुत सिंपल है। तो ऐसा अपव्यू चाहे वर्ग हो या ना हो चलेगा, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है बच्चों। शून्य अपव्यू, जैसे एग्जांपल की बात करें तो 0 0 0 0 0 0 क्या है भैया, शून्य अपव्यू है। एवरी एलिमेंट आर जीरो, शून्य अपव्यू। ओके बच्चों, तो ये थे बच्चों आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों आपके 2 टाइप के मैट्रिक्स और बचते हैं, वो यूनिक हैं थोड़े, इसलिए उन्हें अलग से लिखाएंगे। अब ये कौन से हैं भैया, 2 अपव्यू और, तो ये बच्चों होते हैं त्रिभुजीय अपव्यू। त्रिभुज अपव्यू, कौन से अपव्यू, त्रिभुज अपव्यू। त्रिभुज अपव्यू ये बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बच्चों ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू, ऊपर त्रिभुजीय अपव्यू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो बच्चों ऐसा अपव्यू, ऐसा वर्ग अपव्यू जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। ठीक है बच्चों, ऐसा वर्ग अपव्यू होना आवश्यक है ऊपर त्रिभुजीय अपव्यू के लिए। तो ऐसा वर्ग अपव्यू जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो क्या होगा बच्चों, वो ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू होगा। जैसे बच्चों, जैसे मैं लिखा 5 6 7 0 3 2 0 0 1, तो मैंने क्या लिखा है, ऐसा वर्ग अपव्यू, ऐसा वर्ग अपव्यू है, सब वर्ग अपव्यू है जिसके मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण क्या होगा भैया, इसका मुख्य विकर्ण होगा ये वाला, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हों, जीरो हों। देखो ये मुख्य विकर्ण है, उसके नीचे के एलिमेंट देखो, ये सब के सब क्या है बच्चों, जीरो है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू। मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी एलिमेंट हों वो सब जीरो होने चाहिए, और ये वर्ग अपव्यू होने चाहिए, और ऊपर के जीरो ना हो, नीचे के तो सब जीरो हों, तो उसे बोलेंगे हम बच्चों ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू। और दूसरा टाइप कौन सा है बच्चों इसका, इसे बोलते हैं बच्चों निम्न त्रिभुजीय अपव्यू। अब भैया निम्न त्रिभुजीय अपव्यू कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें बच्चों उल्टा हो जाएगा, ऐसा वर्ग अपव्यू जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव
शून्य हो तो उसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहले तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, जैसे 2 0 0 6 3 0 9 4 0, तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए कि साहब वर्ग आव्यूह, तो यह है, इसको 1 कर लीजिए। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्या मुख्य विकर्ण के ऊपर के सब अवयव 0 हैं, तो ये हो गया भैया मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, नीचे तो 0 नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। ऊपरी मतलब ऊपर, तो आपको उल्टा करना है, ऊपर बोल रहा है ऊपरी तो नीचे के 0 करने, और निम्न मतलब नीचे तो आपको ऊपर के 0 दिखाने हैं। ठीक है बच्चों, और वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 2 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके और क्लियर हो गए। तो ये 12-13 टाइप के आपके आव्यूह बनते हैं, ये आपके आव्यूहों का प्रकार बच्चों पूरी तरह समाप्त हो गया। ओके बच्चों, आशा करूंगा कि ये आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों 2-3 टॉपिक और बताते हैं, ठीक है, उसका का पूरा बेसिक क्लियर। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों 2 आव्यूहों का समान होना। ठीक है बच्चों, 2 आव्यूह समान कब होते हैं, 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, तो बच्चों 2 आव्यूह बराबर कब होंगे, उनके लिए 2 शर्तें हैं सिर्फ। पहली शर्त नंबर 1 बच्चों, शर्त नंबर 1, इनको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहली शर्त है दोनों आव्यूह के समान के लिए कि दोनों आव्यूहों के क्रम समान होने चाहिए, क्रम समान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर 2 आव्यूह बराबर होंगे तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि उनके जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर सेम होने चाहिए, क्रम बराबर होने चाहिए। और दूसरी शर्त है बच्चों, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान होने चाहिए। ठीक बच्चों, ये 2 शर्त हैं। अगर कोई आव्यूह इन 2 शर्तों का पालन करेगा तो वो दोनों आव्यूह बच्चों अगर 2 आव्यूह इन दोनों शर्तों का पालन करेंगे तो वो दोनों आव्यूह आपस में समान आव्यूह होंगे। एग्जाम्पल देके समझाता हूं बच्चों मैं आपको। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या 2 आव्यूह समान कब होंगे, जब उनका क्रम समान हो। जैसे एक आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 4 6 8 2, ये एक आव्यूह है बच्चों। ठीक है, और दूसरा आव्यूह आपको दे रखा है बच्चों एक आपको 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई बच्चों आपका 3। ठीक है बच्चों, 16 डिवाइड बाई बच्चों 2, और बच्चों आपका 8 डिवाइड बाई 4। सपोज इस तरीके से ये आपको आप दे रखा है। तो ये 2 आव्यूह बच्चों, सपोज ये ए है और ये बच्चों बी है। ओके बच्चों, अब देखिए इनका ऑर्डर चेक करो बच्चों, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 गुणा 2। इसका ऑर्डर 2 रो है बच्चों, 2 ही कॉलम है, तो 2 गुणा 2। तो सबसे पहली शर्त क्या थी बच्चों, 2 आव्यूह समान कब होंगे, सबसे पहली शर्त दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। तो बच्चों क्रम तो दोनों का समान है, पहली शर्त तो पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त क्या थी बच्चों, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव समान हो। तो संगत अवयव कौन कौन से होते हैं भैया, देखो ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा, तो A11 पहली रो पहला कॉलम, ये A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये A21 और ये A22। तो ये 21 मतलब दूसरी रो पहले कॉलम में, 22 मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ऐसे यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये B11 B12 B21 B22। तो देखो बच्चों संगत अवयव कौन कौन से होंगे, इस आव्यूह की पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट इस आव्यूह की पहली रो और पहले ही कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। यानी इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है भैया, है, देखो यहाँ 4 है
और यहाँ 8 डिवाइड बाई 2, 4 2 चौक 8, तो 4 ही तो आएगा। इट मीन्स A11 बराबर है बच्चों B11 के। 1 2 एलिमेंट देखो 6 है, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 3 है, 3 6 18, तो इसका मतलब भी तो बच्चों 6 ही हो गया। तो इट मीन्स A12 बराबर है बच्चों B12 के। तीसरा एलिमेंट A21 8 है, और यहाँ 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, ये भी तो 8 है भाई। इसका रूप अलग है लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, तो बराबर है। यानी A21 बराबर है B21 के। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए इसको, देखिए A22 कितना बच्चों 2 है, और B22 8 डिवाइड बाई 4, यानी 4 दूनी 8, 2 ही तो आएगा। तो A22 बराबर है बच्चों B22 के। इट मीन्स इसके संगत अवयव, पहले तो इनके जो हैं ये दोनों के क्रम समान हैं, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 क्रम बराबर हैं। और उसके बाद दूसरी शर्त आप देखेंगे बच्चों कि इनके संगत अवयव करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि ए अवयव समान होगा बी अवयव के। ठीक है बच्चों, यानी ए अवयव बराबर आप बी अवयव कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्रम 2 गुणा 2 लिया, तो आप जरूरी है 2 गुणा 3 अगर किसी का क्रम है तो आप 2 गुणा 3 भी कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहली शर्त किन्हीं भी दो अवयव को बराबर चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनका ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, सब कह देंगे सब समान हो नहीं सकते जो कि ऑर्डर सेम नहीं है। सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर सेम है तो फिर चेक करेंगे संगत अवयव। अगर ऑर्डर सेम है, संगत अवयव बराबर नहीं है तो फिर भी बच्चों को समान नहीं होंगे। हाँ, ऑर्डर भी सेम और संगत अवयव करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम, इट मीन्स दोनों अवयव भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब क्रम यहाँ 2 गुणा 3 5 गुणा 6 7 गुणा 9 कुछ भी हो सकता है, जो क्रम यहाँ वही क्रम यहाँ होना चाहिए बस, और संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो दोनों अवयव क्या होंगे बच्चों आपके, दोनों अवयव बच्चे आपके बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए अब एक टॉपिक और बचता है आपका, दो अवयवों का योग, दो अवयवों का जोड़ना। एक और टॉपिक है बच्चों, दो अवयवों का योग, यानी बच्चों एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। यानी दो अवयव आपस में जुड़ते कब हैं या घटते कब हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। जुड़ने और घटने का रूल एक ही है बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए इसके लिए बच्चों सिर्फ एक शर्त है, क्या, दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। यानी अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स आपस में ऐड करने हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप साफ बोल देंगे भैया नहीं जुड़ सकते, और अगर ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे। जैसे एक आपको ए अवयव दे रखा है, ABCDEF, एक आपको बी अवयव दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बात करूं पहले अवयव ए, इसका क्रम क्या है बच्चों, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3। इसकी बात करो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 गुणा 3। इट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है, शर्त कंप्लीट। तो ये दोनों अवयव आपस में जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे, अब इनको हम जोड़ सकते हैं। A + B बराबर ABCDEF, ठीक है, और जुड़ जाएगा ये किसके साथ बच्चों, 1 2 3 4 5 6। बच्चों जुड़ते कैसे हैं, जब भी कभी आप दो अवयव जुड़ेंगे या घटेंगे तो बच्चों संगत अवयव के साथ जुड़ेगा या घटेगा। घटना तो घटेगा, जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सम या सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस या माइनस होंगे। तो ए को जोड़ेंगे बच्चों 1 के साथ तो A + 1, B को 2 के साथ तो B + 2, C को 3 के साथ तो C + 3, D को 4 के साथ तो D + 4, E को 5 के साथ तो E + 5, F को 6 के साथ तो F + 6। इस तरीके से संगत अवयव के साथ हमेशा संगत अवयव जुड़ता है। A11 के साथ हमेशा B11 वाला जुड़ेगा, A12 के साथ हमेशा B12 वाला जुड़ेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले के साथ तीसरा एलिमेंट आपने जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दो अवयव कब जुड़ते हैं बच्चों, आपने समझा। सबसे पहले एक रूल आपको ध्यान रखना, दो अवयव कब जुड़ेंगे बच्चों, जब उनके क्रम समान होंगे, ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्डर सेम है तो आप पहले अवयव के संगत अवयव से दूसरे अवयव को संगत अवयव को जोड़ सकते हैं, ऐसे बाकी एलिमेंट्स को भी आप जोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों इस चैप्टर नंबर 3 अवयव का बच्चों बेसिक। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों एक हमारी आज्ञा का पालन कर दीजिएगा कि बस आप नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वाकई में मैथ में 95+ लेकर आने हैं और मैथ में कुछ अलग ही अपने आप को दिखाना है, मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे मेन चीज़ है बच्चों फॉर्मूले की कॉपी बना लेना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए बच्चों। ठीक है, अगर ये दो काम आपने कर लिए ना तो मैथ में स्ट्रॉन्ग बनने से आपको कोई बच्चा रोक नहीं सकता और 95+ लाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, तो इतना मैंने बताया, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और प्लीज़ बच्चों आप हमारी हालत देख भी रहे होंगे, हम आपकी कितनी मेहनत करते हैं बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो बच्चों नहीं समझ में आएगा, पूरी बात क्लियर नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिए और देखते ही बच्चों लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया कीजिए, इस काम को मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.